बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में धमाका हुआ, दहशतगर्दों ने हुकूमती दावों का पोल खोल कर रख दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्दी का ये अंदोहनाक वाक़या पेश आया। इस अफसोसनाक वाक़े में 26 अफराद जाँ बहक और 49 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब पूरी ही पंजाब पुलिस तख्ते लाहौर के हुक्मरानों का दिफा करने में मसरूफ़ रहेंगे तो फिर अवाम का दिफा कौन करेगा। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह की लाहौर धमाके के बाद दहशतगर्दों से ज़्यादा सियासी मुखालिफिन पर चढ़ाई रही। वज़ीर आज़म को गैर जमहूरी तरीके से हटाया गया तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी सख्त सवालात किए गए। नवाज शरीफ के एहतसाब को अदालती 58(2)B से तशबीह दे डाली। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांगने पर इमरान खान को सियासी दहशतगर्द भी करार दे दिया। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से के जाने बढ़ेंगे तो पनामा केस के फैसले के बाद जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था वो नाराज़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन लाहौर धमाके ने चौधरी निसार को सियासी धमाका करने से रोक दिया। पनामा का फैसला महफूज होने के बाद वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने वज़ीर आज़म का एक नया जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया कि कल तक जो अकामा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं था, अचानक वो कहाँ से आ गया है। वज़ीर आज़म अब बतौर वज़ीर आज़म इस अकामा की मौजूदगी का क्या जवाब पेश कर सकते हैं? क्या नई दस्तावेजात में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं की जा रही? प्रोग्राम के जब हम आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चेयरमैन नैब हुकूमत के साथ मिलकर खुद लगाया, मगर पीपल्स पार्टी को यह नैब फिर भी पसंद नहीं आया। सिंध हुकूमत सूबे से नैब के खात्मे पर तुल चुकी है। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को ओहदे से हटाने के लिए ऑपोजिशन के सेनेटर्स तो मुत्तहिद हो गए, मगर अहम सवाल यह है कि तारिक बाजवा के खिलाफ करारदाद लाने वाले चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी के खिलाफ आखिर करारदाद क्यों नहीं लाते, इसकी भी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लासेस साहब, शुरू हम बड़े अफसोसनाक वाक़े से शुरू करेंगे। लाहौर में आज बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया। क्या कोताहियाँ मौजूद हैं या जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देना ही काफ़ी है, मुज़म्मतें काफ़ी हैं? आज ये खुद का हमला जो है सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, आज काबुल में भी हुआ है। वहाँ पे भी मेरा ख्याल है इतने ही लोग खुद का हमले में मारे गए हैं, वो भी सारे मोस्टली सिविलियन थे, इनोसेंट थे, जितने आज लाहौर में मारे गए। इन दोनों में क्या कनेक्शन है, ये मतलब ये समझना ज़रूरी है। जो आपने सवाल किया है इस पर, वहाँ की जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे काबुल में जो अटैक किया है वो अफगानी तालिबान ने कबूल किया कि उन्होंने हमने मारा है। ठीक। और जवाब ये दिया है कि इस बस में जिसको हमने उड़ाया है उसमें एक अदद कोई उसका जसूस बैठा हुआ था। एक जसूस को मारने के लिए उन्होंने 15-20 लोगों की जान उन्होंने बेगुनाह मार दिए। चले, ये उन्होंने ले ली। आज जो यहाँ पे वाक़या हुआ है उसकी जिम्मेदारी जो है वो भी तालिबान ने ले ली है, उन्होंने हमने किया है। अब दोनों हुकूमतों के और दोनों इस्टेब्लिशमेंट के, और हम मतलब अब इस पर क्या बात कह सकते, बड़े जहीन लोग इस मुल्क को जो रूल कर रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हों चाहे यहाँ ना पॉलिटिक्स में बैठे हों, वहाँ भी तालिबान मार रहे हैं। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तालिबान आपके यहाँ रहते हैं, इनके सेंचुरीज जो हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से सपोर्ट लेते हैं, यहीं पर इनके घर हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, ये यहाँ से जाते हैं, मारते हैं और फिर ये वापस आ जाते हैं। ये उनका इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, जो हम नहीं मानते, साफ ज़ाहिर है। हमारा क्या इल्ज़ाम है कि ये जो टीटीपी है ना, इसको अफगानिस्तान वाले इनको सपोर्ट कर रहे। तो मैं दोनों हुकूमतों से पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, अब कहीं बैठ के कोई दोनों जो हैं मुल्क जो हैं, कोई बैठ के कोई थोड़ी सी भी आप लोगों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती कि हम एक दूसरे के इस तरह के तालिबान, अगर हमने उनको रखा हुआ है या उन्होंने हमारे को रखा हुआ है, कोई मिडिल ग्राउंड को तलाश नहीं कर सकते? या इस तरह ये गरीबों के बच्चे वहाँ काबुल में भी वो मरते रहेंगे और हमारे यहाँ भी मरते रहेंगे? मिडिल ग्राउंड की क्लास आप बात कर रहे हो, उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये नहीं मान रहे या वो नहीं मान रहे, हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। नहीं मार रहे या बंदे मार रहे हैं, दोनों साइड्स पे मार रहे हैं। काबुल पे भी मार रहे हैं, हमारे यहाँ भी मार रहे हैं। और हमारी अना है या काबुल वालों की अना है, जिसकी भी है ना, हमारा ख्वाब है कि हमने अफगानिस्तान फतह करके अपना बंदा बिठाना है, या उनका ख्वाब है जी कि हमने यहाँ ड्यूरन लाइन को हम नहीं मानते और पूरा ट्राइबल एरिया या पूरा केपी के हमारा हिस्सा था तो हम ले लें, चलें कर लें जी। इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं यहाँ पे। ये तो आपको इंटरनेशनल एक थोड़ी सी थी कि काबुल में भी आज इतने ही बंदे मारे गए जितने लाहौर में मारे गए, और दोनों साइड से तालिबान ने एक्सेप्ट किया कि हमने मारे हैं। अब आते हैं ज़रा ये लाहौर पे। मुझे याद है जब उस पर कैप्टन मुबीन जो थे, जब वो वहाँ पे उसमें शहीद हुए थे और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हुए थे,
तो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं तारिक कुरैशी साहब, तो मैंने उनका पढ़ा था फेसबुक पे स्टेटस, उनके बड़े करीबी दोस्त थे। तो सारे पुलिस वाले बड़े वो हर्ट भी थे, गमज़दाद भी थे फॉर राइट रीजंस। एक उन्होंने चीज़ बड़ी अच्छी लिखी थी जिससे मुझे हौसला भी हुआ था, मुझे याद है मैंने शो में वो बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि अपने स्टेटस में लिखा फेसबुक पे तारिक कुरैशी साहब ने कि जब हम वहाँ पे गए अपने दोस्त के जनाजे पे, तो एक तो गम तो अपनी जगह पे था, लेकिन जो वहाँ पुलिस थी, पुलिस अफसरान आए हुए थे, वो बड़े एक उसके रिन्यूड उसके साथ जज्बे के साथ थे जी कि कम अज़ कम अब नो मोर अनफ, अब हम लाहौर का गली गली यहाँ पे और कूचा कूचा हम फिरेंगे और इसको हम क्लीन कर देंगे, आज के बाद ये वाक़े नहीं होने देंगे। उसके बाद भाई कई वाक़े हो चुके हैं, मैं उनका नहीं कह रहा कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। पेशावर के वाक़े के बाद जो रिजॉल्व था वैसा तो हुआ ही था, मतलब तो वो भूल गया तो इनको लाहौर भी भूल गया। मैं बता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा गिरी है। लाहौर जहाँ पे इतने, आपको याद होगा वहाँ पे मेरा का शालीमार गार्डन था जहाँ पे हुआ था, वो बेचारे कितने क्रिश्चियन जो उस पे गए हुए थे, हमारे बहन भाई बच्चे, उन्होंने 100 से ज़्यादा मार के रख दिए थे। लाहौर जिनसे संभाला नहीं जा रहा, मतलब है अब और पिछले कितने सालों से हुकूमत कर रहे हैं मेरे साहब, 10 साल होने वाले हैं इनको। अपने लिए इन्होंने 8 अरब रुपया सिक्योरिटी पर लग चुके हैं हाउस ऑफ शरीफ की। सिंपली शहबाज शरीफ साहब के 5 अपने घर जो उन्होंने उनको कैंप ऑफिस अपनी फैमिलीज के घरों को मुख्तलिफ को डिक्लेयर किया, उनके खर्चे 3000 के करीब इनके सिक्योरिटी के अहलकार जो हैं पुलिस वाले, वो इनकी सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, इनके बच्चों की, इनकी बीवियों की, इनके खानदान की 3000 से ज्यादा 8 अरब रुपया लगा चुके हैं अपनी सिक्योरिटी पे सर ये लोग। और अभी भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि लाहौर जैसे शहर को 10 सालों में महफूज कर सकते। आज क्या उन्होंने बहाना ढूंढा मेरे साहब, दाद दे में से उन्होंने जनाब यहाँ सेफ सिटी का वो प्रोजेक्ट चल रहा था, कैमरे नहीं लगे हुए थे। मतलब कैमरे लग जाएंगे, कैमरे वाले वो खुद का हमलावर को रोक लेंगे कि कैमरे वाले ने देख लिया और वो डर जाएगा। ये कैमरे जो अब लगा रहे हैं ना, सिटी कैमरे, सेफ सिटी, इससे पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ा माल बनाया गया था, बड़ा स्कैंडल आया था सेफ सिटी का, आपको याद होगा। उस वक्त बड़े माल पैसे आगे पीछे किए गए थे। जब ये कैमरों से दहशतगर्दियां नहीं रुकती होती क्योंकि रिजॉल्व नहीं है आपके अंदर। ये कैमरे जो है ना हमारे काम आएंगे कि हमारा चैनल आके ब्रेकिंग न्यूज देगा और हमने धमाके की पहली फुटेज ले ली, दूसरा चैनल कहेगा नहीं धमाके की फुटेज हमने ले ली सबसे पहले, वो चौथा कहेगा नहीं आप तीनों झूठ बोल रहे हैं, ये जो इसकी फुटेज थी ना कैमरे की धमाके की हमारे पास आई थी। तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत, उनका जो लॉ मिनिस्टर हैं या उनके वजीर कानून के अब गुफ्तगू सुनते, बैडली एक्सपोज्ड, सारी पुलिस आपने पोलिटिसाइज की हुई है। आपको एजेंसियों को कोई मेरा ख्याल काम नहीं रहेगा माँ सिवाय इसके टेलीफोन टाइप करें या इस तरह की चीज़ें करें। हर जगह आपने नलायक लोगों की फरिश्त आपने रखी हुई। आईजी पुलिस जो है पिछले 3-4 महीने से आपने उस एडहाक पे रखा हुआ था, ये उस पर 3 महीने से उसके पास एडिशनल चार्ज था और अब उसको कंफर्म किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ भी एक्शन ले लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं जी मैं सबसे बड़ा यहाँ पे मैं मोबिलाइज होने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सूबे को ये करना, हजूर इन 10 सालों में जितनी छोड़ दें बाकी सूबे को तो अब साइड पे रखते ना, ये कोई फाटा में नहीं बैठे हुए। लाहौर जैसा भी आपसे शहर नहीं संभाला गया, अपने खानदान को आपने सिक्योर रखा हुआ है, उसके 8 अरब है आपके पास, उनके लिए 3000 आपने यहाँ पे आप पुलिस कमांडो भी रखे हुए हैं, उनको कहीं पे कोई चोट नहीं लग सकती। चोट लगेगी आपके गरीबों को लगेगी, ये सड़कों पर इनके प्रोटोकॉल देख ले, 60 गाड़ियां वजीर आजम साहब का काफिला लेके चलता है। बिल्कुल ऐसा है। और अभी भी कहते हैं जनाब कि हमें अगर हटाया गया तो मुल्क में खुदा ना खास्ता, जनाब राना साहब कहते हैं अदम इस्तेहकाम आ जाएगा, तबाही आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। ये लाहौर की हालत है आमिर साहब। बाकी का आमिर साहब से पूछें जी। आमिर साहब, आप बड़ी नई फोर्सेस की बात करते हैं, आयरो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सुनते हैं नई फोर्स, एक और भी कहा जा रहा है कि शायद कोई नई फोर्स अनाउंस कर दी जाए, जल्दी बन जाएगी। जब 8 अरब से ज्यादा इनकी सिक्योरिटी पर हो, 3000 से ज्यादा एहलकार इनके और इनके खानदान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आम आवाम कहाँ जाएगी, लाहौर की आवाम कहाँ जाएगी? वो सख्त लफ्ज़ है, मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना पसंद करता, मगर वो जो किसी ने उनके मतलब थोड़ा सा वो शोबाज शरीफ कर दिया हुआ ना, माफ़ कर दें मुझे, वो शायद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएं, मगर ये शोबाजी है। ये सारी ये जो डॉल्फिन बना देते हैं, कभी फलाना कर देते हैं, वो डॉल्फिन सिंड्रोम में से कहता हूँ कि मसले का हल नहीं करना। बात यह है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से लेके शाम, इराक, 4,000 साल पुराने शहर खंडर बन गए हुए हैं बिल्कुल। और जो तस्वीरें इमेजेस आते हैं, लोगों को गोलियाँ मारी जा रही हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई नहीं बचा, तबाह हो गई, उनकी सिविलाइजेशन तबाह हो गई, ये मुल्क नहीं तबाह हुए। सिविलाइजेशन जो कि 3-3 हज़ार साल की इराक और शाम की थी, जहाँ से क्रेडल ऑफ हिस्ट्री तारीख़ ने जन्म लिया जो है, वहाँ वो शहर तबाह बर्बाद कर दिए। हम फिर भी सबक नहीं सीख रहे कि यार बचा लें, यार कुछ कर लें जो है। और यहाँ पे आप देखें चौधरी निसार साहब अब वो जाने वाले भी हो गए हैं,
वो 4-5वें साल में अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी इख्तितामी तकरीर करेंगे और वो पता नहीं सियासी तकरीर करेंगे, उसके अंदर ये ज़ाहिर है आप जिक्र तो नहीं करेंगे, इस स्टेज पे शायद ना करें कि बताएं कि जनाब मैं इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे क्यों फेल हुआ गया या मुझे क्यों फेल कराया गया। हम इंतज़ार करेंगे शायद बता दें, मेरे पे बड़ा एहसान करेंगे, अपने पे तो करेंगे अगर ये वो बता दें कि जनाब मुझे ये, उनके पास ही मस्ट हैव रीजंस, ही शुड डिस्क्लोज दैम कि जनाब मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे साथ ये हुआ। मगर वो जो नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था, घूम फिर के बात तो ये में आती कि हमें ये अभी वो कह रहे हैं फजलुल्लाह ने ऑन कर लिया है, कोई वो कह रहे हैं कि जनाब उनको इंडियंस में ला के CPEC के ख़िलाफ़ हैं वो करवा रहे हैं। बात ये है कि ये सारे रीजन्स रहेंगे, ये इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, दुनिया भर के जो मुल्क हैं, हम सबको नहीं कंट्रोल कर सकते। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो अपना मुल्क है, हम यहाँ का निज़ाम ठीक कर सकते हैं। 100 साल बरतानिया ने मिलिटेंसी, आयरिश 100 साल लगे, 1917 से लेके जाके ये क्लिंटन के दौर में जाके ठीक हुई 100 साल, और रोज़ मिलिटेंसी, धमाके उड़ रहे हैं, थेचर को उड़ाने की कभी कोशिश हो रही, क्या क्या नहीं धमाके हुए, मगर अदारे रहे जिसकी वजह से वो सस्टेन कर गए। बिल्कुल ये नहीं तो इल्ज़ाम लगता कि पुलिस का कसूर है, फलाने का कसूर है, वो तफ्तीश करते थे। यहाँ हम इसमें करते हैं और सही कह रहे हैं कि जनाब ये सारा स्टाफ जो है वो तो सिक्योरिटी पे लगा हुआ है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जिस तरह सनाउल्लाह का वो कह रहे हैं कि उनको ये नहीं फिक्र है, ये फिक्र है, सबको इस वक्त लाहौर नहीं भूला हुआ है, सबको ये पैनमा इस वक्त पड़ा हुआ है। इंसानी जान की पाकिस्तान में फ्रैंकली कोई कदर नहीं रह गई हुई है। ये 25-26 कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, कोई किसी को अफसोस नहीं है। हर एक को फिक्र पड़ा कि ये अदालत क्या फैसला देगी और उस पर पड़ा हुआ है। आगे ही एक अदालती और सियासी तूफान चला हुआ है, उसके बीच में ये आगे तो उसी में गायब हो गया। तो ये बड़े सीरियस मसाइल हैं, कोई इस पे कर ले। हर दफ़ा एक ही बातें कर करके हम भी थक गए हैं, वही पैटर्न है, वंस अगेन कुछ होता है तो चीज़ें याद आ जाती हैं। यहाँ पर आमिर साहब सवाल ये भी उठता है कि पैनमा आने के बाद जितने मुशावरती इजलास, जितनी भी मीटिंग्स हुई, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने लिए की गई, मुल्क में और निज़ाम के लिए कौन सी मीटिंग की गई। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे इस पर डिटेल्स तो बात करेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि पैनमा का जब ये फैसला महफूज हुआ तो सबसे ज़्यादा इंतजार ये था कि वज़ीर दाखिला चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या फरमाएंगे, लेकिन आज वो भी सियासी धमाका होते होते रहेगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर डिटेल्स से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। करंट सिचुएशन के ऊपर, लाहौर ब्लास्ट के ऊपर हम बात करें। क्लासेस साहब, जिस तरह से मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि आपको याद पड़ता है कि पैनमा के 1 साल के बाद जितनी मीटिंग्स यहाँ पर रखी गई हैं, इस सिस्टम के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई इतनी मीटिंग्स रखी गई हो, ज़ाती मुफाद के लिए करते रहे? मैं ज़रा आमिर साहब की बात को आगे लेके थोड़ा सा चलता हूँ। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, मुझे याद है कि जब ये बनाया गया था 18 महीने लगे थे, 14 महीने इसको बड़े उसके साथ के जब हम लॉन्च कर रहे हैं, वो सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफ भी किया गया। पता ये चला कि इन्होंने सूबों को लिख के भेजा था। ये सूबे इतने इनोसेंट नहीं हैं, ये चारों को चारों, मैं इनकी मुनाफतें आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि ये सूबे जो है ना बड़े समझदार हैं, मीडिया को मैनेज कर लेते हैं बेहतर। तो चौधरी निसार अली खान साहब शायद उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते मीडिया को, लिहाजा वो बहुत सारा मलबा ना इन पर गिरता है। मसलन कैसे, जब इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इन्होंने वो पूरी रिपोर्ट शेयर की थी सूबों के साथ कि आए और हमें इस पे अपना इनपुट दें। किसी एक सूबे ने भी नहीं दी, ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, किसी एक सूबे ने भी आमिर साहब इनको नहीं दी कि आप कौन, ये नेशनल एक्शन प्लान क्या चीज़ होता है और क्या किस बला का नाम है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इस पर 32 अरब रुपए लगेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उस पर डार साहब ने कहा 50 अरब रुपए मैं इनको तो दे दूंगा, मैं लाहौर ये आपके इस्लामाबाद की मेट्रो के लिए 50 अरब रुपए दिए, लेकिन मैं आपको 32 अरब रुपया नेशनल एक्शन प्लान के लिए नहीं दूंगा। इन्होंने सूबों को कहा कि सूबों से मांगे। सूबों ने कहा जी बात सुने, नेशनल एक्शन प्लान ने हमारे यहाँ अगर ये आके एग्जीक्यूट होना है तो आप कौन होते हैं हमसे पैसे लेने वाले, हम खुद करेंगे। ये नेशनल एक्शन प्लान की कहानी सुना रहा हूँ, ये मुल्क चला रहे हैं, ये तजर्बाकार एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने कहा इमरान खान को वोट ना देना, ना तजर्बाकार मरवा देगा आपको। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, उनके अपने काम अपने बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस लोग हैं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन बैठे, 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना है, वो 3री दफ़ा वज़ीर आला बन बैठे शहबाज शरीफ साहब, और चौधरी साहब मेरा ख्याल 5वीं दफ़ा के 4थी दफ़ा वो भी वज़ीर हैं। उनकी आपस की घरेलू चौधरी निसार अली खान साहब, इसाक डार साहब, वज़ीर आज़म साहब और शहबाज शरीफ साहब की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। आपस में बैठ के तय नहीं कर सके कि किसको कितने पैसे देने हैं। मेट्रो के लिए पैसे थे, उसके लिए पैसे क्यों नहीं दिए
नेशनल एक्शन प्लान से, जो बात इमरान खान कहता है क्यों कि डेवलपमेंट वाले काम में नोट ज्यादा आते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स लेने थे, चीजें लेनी थी, इसलिए उन्होंने कहा जनाब छोड़ें परें, किस चक्कर में पड़ जाए। ये तो एक तरह की वो होगी ना, वो परचून दुकान खोलने वाली बात है ना, एक ही दफा होलसेल पे डील करते हैं हम आपसे। जब यहाँ पे आके कोशिश की जाती है सेंटर से सूबों को कुछ गाइडलाइंस देने की जी, तो सूबे कहते हैं आप कौन होते हैं, हमारी तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर ये हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब कोई वाकया हो जाता है कहते हैं ये देखें जी कि हमें ये फेडरेशन हमें लेट डाउन किया है। शहबाज शरीफ साहब लकी हैं, किस लिहाज? मीडिया में उनके बड़े हमदर्द मौजूद हैं। आज मैं किसी दोस्त का कॉलम पढ़ रहा था, उसमें उनको वो क्लीन चिट दी हुई थी 12 अक्टूबर को जी कि इनका तो कोई रोल ही नहीं था जी जनाब मुशर्रफ साहब को इनको डिसमिस कराने में। ये तो सोए हुए थे वजीर आजम हाउस में, आमिर साहब सोए हुए थे बेखबर, क्योंकि उनको वजीर आजम बनवाना ना। अब एक नई कैंपेन शुरू हो गई है। एक भाई साहब ने पूरे शरीफ खानदान के अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, हालांकि आप इन किताबें पढ़े ना, सारे के सारे एक ही हैं, एक ही फैमिली है, ये सारा एक ही फैमिली का कच्चा छट्टा है। उनका नहीं चले, बड़ा भाई अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता ना तो दूसरे को ले आते, मतलब शाही खानदान की हुकूमत चलती रहनी चाहिए। उन्हीं के बारे में वो नज़ीर नाजी साहब लिखते हैं अपने कॉलम में कि जिस वक्त ये जनाब मुशर्रफ को वो डिसमिस करने की तैयारियां हो रही थी, मैंने तकरीर लिखनी थी। ये नाजी साहब अगेन इसलिए ज्यादा क्रेडिबल हैं कि उस दिन मौजूद थे 12 अक्टूबर को, शाहिद थे वो, ऐनी शाहिद थे और गिरफ्तार रहे वहां पे। वो मेरे 3 महीने गिरफ्तार रहे, जनाब मुशर्रफ साहब की कैद गुजारी उन्होंने। वो ये लिखते हैं कि मुझे जो वहां पे टिप्स दे रहे थे कि जनाब मुशर्रफ की बरतरफी के बाद जो नवाज शरीफ ने तकरीर पढ़नी है, वो मुझे टिप्स दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब और हुसैन नवाज। हमारे दोस्त आज कॉलम में लिखते हैं नहीं वो शहबाज शरीफ साहब सोए हुए थे। अब किसकी बात पे यकीन किया जाए? मसला क्या है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पंप करते हैं पैसा, इश्तिहारात पूरा मैनेज करना, पोस्टिंग देना, अच्छा कर लेते। अब हमें लग गया कि नया वज़ीर आज़म वो हो सकता है, लिहाजा उन्होंने कहा जनाब इनको उठाया जाए और इनको बताया जाए। ये तो इनके भाई साहब तो इनसे मशवरे नहीं करते। नाजी साहब ने बड़ा खुल के लिखा है कि मेरी तकरीर के पॉइंट जो हैं वो तो बैठ के शहबाज शरीफ साहब लिखवा रहे थे। अपना हाल ये है कि आपसे लाहौर नहीं चल रहा, और ऐसा प्रोपेगेंडा इन्होंने मीडिया के जरिए, मेरे जैसे तबलचियों के जरिए, इन कॉलम निगारों के जरिए और सहाफ़ियों के जरिए कराया हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर डिलीवर करने वाला आज तक किसी माँ ने जन्ना ही नहीं है पंजाब में। हालत देख लें, हालत ये है कि लाहौर जैसा शहर आपसे नहीं संभाला जा रहा। हर कुछ अरसे बाद ब्लास्ट होते हैं, हर अरसे बाद आप फिर आ जाते, कैमरे नहीं लगे। कैमरे क्या कर लेंगे भाई आपके? आपसे लाहौर की कॉम्बिंग आपने ऑपरेशन शुरू किए थे, ऐसा है बिल्कुल। आपने सारी अपने बीवी बच्चों को आपने सिक्योर करके रखा हुआ है। ये दूसरों के बीवी बच्चे आपसे सिक्योर नहीं होते। और फिर प्रोपेगेंडा कहकर शहबाज शरीफ से ज्यादा डिलीवर करने वाला कोई पैदा नहीं। हमारा मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आज उन मीडिया के लोगों से पूछना चाहिए कि 25 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा आपके जख्मी पड़े हुए हैं, तो इसका जवाब माजरत के साथ मेरे आमिर मतीन साहब दोस्त से पूछें, वो कहते हैं चौधरी साहब कहां से अब जवाब लें कि नैप नाकाम हुआ है। तो जवाब किससे लें? नैप इसमें नाकाम हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए, उनकी पुलिस फोर्स नाकाम हुई है, उनकी एजेंसियां नाकाम हुई है, उनका पूरा सिस्टम, उनका गवर्नेंस का नाकाम हुआ है। सारी चीजें पोस्टमार्टम हो गया सारा। माजी के दरीचों में जबरदस्ती भेज दिया क्लास साहब। मैंने उस दिन हल्का सा वाकया सुनाया था कि जब यहाँ पे पहली दफ़ा इस्लामाबाद में सुना गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, यहाँ कोई मानता नहीं था। हम उस ज़माने में जो लोग कॉलम लिखते थे, शाहीन सबाई साहब, नुसरत जावेद साहब, ज़फ़र अब्बास साहब बड़े एक्टिव इन इस्लामाबाद में उस वक्त होते थे। हम भी थोड़ा बहुत बीच में शामिल बाजा थे, तो हामिद मीर भी थे। उसमें मानता कोई नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं मानता था कि शहबाज शरीफ साहब की वजह शोहरत उससे पहले सिर्फ ये थी कि एक इनकी रोमानवी स्टोरियाँ आती थी कि बड़े जी रोमानवी आदमी, इस तरह के स्कैंडल्स वगैरह आ जाते थे, जहाँ इनकी वजह शोहरत थी कि लोया बड़ा अच्छा बनाते हैं, बिलेट्स कमाल का लोया साजी का ये है, क्योंकि ए पोलिटिकल थे। वैसे तो भुट्टो साहब अपने कज़न मुमताज़ भुट्टो को लाए थे, पर वो एक सियासी खानदान था, वो सियासत में थे मुमताज़ भुट्टो साहब और कज़न थे। इनका सुना ही नहीं था सियासत का, सिवाय इसके कि इन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री चलाते थे और कुछ सियासत का एक्सपीरियंस नहीं था। और आप 56% पाकिस्तान का पंजाब का सूबा दे रहे थे और सगे भाई हैं, और वालिद साहब ने क्योंकि कह दिया कि अब्बा जी ने कि जनाब एनू छोटे बड़ा प्यारा है, जड़ा बड़ा खिदमत गुजार है, एनू बनाओ, उनका परवेज़ लाई को पीछे करो और इनको बना दिया। और वो आपको स्टोरी सुना चुका हूँ, किस दिन तफसील बताऊँगा कि कैसे चौधरी निसार ने हमें कन्विंस किया कि यार ये इसकी उस पर ना जाएं, ये दिल का बड़ा अच्छा है। हमने कहा इससे मुझे वेलकम फिल्म याद आ जाती है, उसकी नाना पाटेकर वाली फिल्म। वो नहीं कहता वहाँ के ये जनाब
हाँ, उदय भाई जो है ना वैसे बड़े जालिम हैं, डान है, टांगे तुड़वा देते, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। ठीक है, चलो वही बनाते हैं, मैं दिल के बड़े अच्छे हैं। ये पंजाब का जो हाल हुआ है उसके बाद से उन्होंने थाना कचहरी नहीं, 25 साल हो गए यार उनको पावर में, इस्लाम पंजाब के अंदर 25 साल से, और आउट ऑफ लास्ट 36 ईयर दैट दे आर इन पावर इन पॉलिटिक्स, 36 साल से सियासत में है, 25 साल से पंजाब में ये चीफ मिनिस्टर इनके पास लाहौर का ये हाल है। और ये थाना कचहरी पंजाब वैसे ही है, क्योंकि थाना कचहरी के इस निज़ाम के ये बेनिफिशरी हैं, ये इलेक्शन इसकी वजह से जीतते हैं। अगर ये वहाँ पे दुरुस्त कर दें कि थाने में इंसाफ मिलना तो ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे। सो ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये बाय डिज़ाइन है। ये नहीं है कि हालात मुआशरा ख़राब हो गया और इंताज मुआशरे के हर शोबे में है, ये इस तरह के हमारे दानिश्वर आर्गूमेंट रहते हैं, नहीं, दिस इज़ ऑल बाय डिज़ाइन। इनका डिज़ाइन था। आज भी जो है कि मुखालफों को थानों के अंदर फेंटी लगती है और इनके बंदों को छोड़ दिया जाता है। दैट्स हाउ दे विन इलेक्शंस। और ये बेहतर नहीं होने देते। ये उसके शाखसाने हैं, ये धमाके, बम धमाके, क्योंकि वो आपके बकौल का जवाब सारे ड्यूटियाँ दे रहे हैं और ये आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि वो बड़े भाई साहब नहीं हो सके, छोटा बड़ा तेज है। आपसे पूछना चाहो, फिर मीडिया के कुछ जो एलिमेंट हैं वो लॉबिंग उसके लिए शहबाज शरीफ के लिए क्यों कर रहे, जो इतनी नलायकी हमें, मतलब पंजाब छोड़ दें, मुझे सिर्फ लाहौर में नजर आ रही है, जो लाहौर को सिक्योर नहीं कर सकते। फाटा का इलाका नहीं है ये, ना कोई केपीके का कोई बड़ा वार्ड टाउन है, लाहौर आपका है। लाहौर जिनसे सिक्योर नहीं होता इतने सारे इंसिडेंट के बाद, उनके लिए लॉबिंग हो रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं, डेवलपमेंट बड़ी कि उनको वजीर आज़म होना चाहिए घर से भी पास। मुझे जरा इस पे आप मुझे बताएं कि जो वहां लाहौर में बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, आज के नहीं कई दफा हुए हैं, उनके लिए लॉबिंग की जा रही है, कॉलम लिखे जा रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं तो पाकिस्तान को कोई ड्राइव कर सकते हैं, वो शहबाज प्रोपेगेंडा क्यों? इस पे जरा बताएं। नहीं ऐसे मुस्कुराए नहीं, मैं पूरा बताऊं, मुझे सीरियस बताएं। आगे छुपाई है ये जो एक दो चीजें, वो जो तफसीलात चौधरी निसार ने और वो मीडिया में लॉबिंग हो रही है, जो मीडिया में लॉबिंग हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े डिलीवर करते हैं, वो क्या प्राइम मिनिस्टर के बाद ये आएंगे, वो बच जाएं आप लाहौर, तख्त लाहौर का वो करते रहते हैं ना। उन्होंने जो जकड़ा हुआ ना वहाँ मीडिया, कभी कोई वहाँ से ये जो कह रहे हैं ना परसेप्शन क्रिएट की गई है कि बड़े हार्ड वर्किंग है, डेवलपमेंट, गो गेटर, ये वहाँ पे जकड़ा हुआ है। अब ये जकड़पन आना है इस्लामाबाद में, यहाँ पे ऑलरेडी माशाल्लाह वो है, मगर फिर भी एक आपको दो साइड्स का ओपिनियन बल्कि बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया हुआ है, बोथ साइड्स का। तो यहाँ का मियाँ नवाज शरीफ साहब से नहीं जकड़ा गया, मरियम बीबी के बस की बात नहीं थी। ये आएंगे तो आप देखिएगा आने से पहले ही जकड़ लेंगे, ऐसा जकड़ा वो आएगा ना, राना सनाउल्लाह कंबाइन और शहबाज शरीफ का, ये ऐसा जकड़पन करेंगे कि ये इसमें से आप और हम भी पूरे आ जाएंगे। मतलब की कोशिश की जाएगी, मगर ये आ रही है, क्योंकि आप देखिए, वरना मैं पूछता हूँ कि इनके जाने का, पंजाब में लाहौर में बड़ा हुआ हूँ, बसें ये जो थी पहले इन्होंने ख़राब की ट्रांसपोर्ट निज़ाम, फिर ये मोटरवे लाए। पानी इनके आने से पहले नलकों से लोग पीते थे, 25 साल में इन्होंने हमारा ही पानी हमें ही बोतलों में महंगा करके बेचते हैं। इसी लाहौर में नेशनलाइजेशन की कुछ खराबियां रही होंगी कि ये सेठों का पावर और पैसा चला गया, आम आदमी को एम्पावरमेंट मिली, इनकी मोनोपोली टूटी। स्कूल नेशनलाइजेशन की, चलो ये लंबी बहस है, मगर जनाब अगर आप ठीक करते तो आज भी 1.5 करोड़ जो है ना बच्चा पंजाब के अंदर स्कूलों से बाहर है। 25 साल में आपने क्या किया, हेल्थ में क्या किया, सोशल सेक्टर्स में क्या किया, ये वैसे हैं। पर ये जो नजर आने वाली चीजें हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जहां से माल पानी बढ़ता है, जिसकी ये तफसील पैनमा आ रही है, वो ये लेके चल रहे हैं। और वो अब यहाँ आएंगे, इस्लामाबाद में भी वो बताएंगे, और चाहे उदैबिया के डायरेक्टर हों, चाहे वो जो मर्जी हो, वो ये वो बनाई जा रही है और वो बेच रहे हैं। सही, ठीक है क्लास, अब ब्रेक पे चलना होगा। अभी हम छोटे से ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से तो आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने दस्तावेजात की शक्ल में जो एक नया जवाब जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, उसने भी बहुत सारे अहम सवालात को जन्म दे दिया। वो सवाल और जवाब आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी मुलतवी की, इस पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब से भी मुतालिक बात करेंगे। लेकिन जो पैनमा का फैसला महफूज होने के बाद नए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से, आमिर साहब सवाल तो उसमें भी बहुत से हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले मौजूद नहीं थी एकदम कहाँ से आई हैं, क्या ये झूठ है, अगर झूठ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पर ज़रा हमारे से शेयर करें डिटेल्स।
ये जो जवाब इन्होंने दाखिल कराया ना सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आरिफ साहब की तरफ से, उससे डेस्परेशन का नज़र आता है इनकी कि ये अभी इतने जो 10 वॉल्यूम आ गए हैं और उसके अंदर इतना मवाद है कि सारी चीज़ें वो उसको 2 मिनट में 4 मिनट से बनाई, टेबल्स हैं, पूरे पैटर्न्स हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि इनकी 2-3 पुश्तें उसी में गुजर जाएंगी, ये जल्दी उससे जान नहीं छुड़ा पाएंगे और ये रहेंगे केसेस और टेलीस्कोप के अंडर रहेंगे हम और सारा सोसाइटी सब कोई देख रहे हैं, अपोजिशन देख रही हुआ करेगी। सो ये कमर ज़मान चौधरीज ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, ये आइंदा आने वाले दौर में ये मैनिपुलेट उस तरह नहीं कर पाएंगे। जवाब जो जमा कराया है, ये सारे जवाब इनसे जब अदालत में पूछे गए, आप देखें ना JIT की रिपोर्ट आई, उसके बाद अदालत ने इसीलिए ये सेशन किया था जो मौजूदा किया, पैनामा 3 जिसे मैं कहता था, उसके अंदर पूछा कि आप अपना वर्जन दें जो JIT के खिलाफ है। वो उस वक्त ये जवाब नहीं ख्याल आए, उस वक्त दे सकते थे ना, वो एकदम FZE जो कैपिटल आ गई थी कंपनी, वो एक कॉन्क्रीट है, वैसे तो बेताशा और चीज़ें, वो एक कॉन्क्रीट चीज़ थी। वहाँ मान गए कि चेयरमैन भी हैं, कामा भी है, वर्क परमिट भी है, सब कुछ भी है, तस्लीम किया। और वहाँ पे जो है अब क्या लेके आए हैं एकदम से, कल से जो है ना वो आया, और जैसे पहले वो क्रिएट की गई थी ना डॉक्यूमेंट्स ला के, यहाँ कई हमारे दोस्त कह रहे थे गेम चेंजर, और बदल गया। तो ये भी कोई इंप्रेशन देनी कर रहे, एक एक सफ़े का जो है ना पूरी जवाब छापे में हैं सारे कि जी वो अब पहले क्यों नहीं किसी ने देखा था कि जनाब वो ये उनके कामा जो था उन्होंने अपने पासपोर्ट पे लगाया हुआ था। और चालाकी क्या कर रहे हैं कि वो एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स थे उसके अंदर उन्होंने वो कामा था, और आगे किसी तक ना इन्होंने कभी नोटिस किया था ना हमने किया था। हमारी भी बात देखे ना लैब्स के वो लेवल तक कुछ सोचा ही नहीं किसी ने गौर ही नहीं किया था उस चीज़ पे कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा था। मगर असल है कि 2013 और 14 के जो रिटर्न्स आपने फाइल किए, या 13 और 14 के जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन में डाले, वहाँ पे क्यों नहीं जिक्र किया। और अब ये कह रहे हैं उसको बस जो है ना कि नहीं उसमें चेयरमैन नहीं थे, वो तो वैसे ही बस मजाक मजाक में चेयरमैन लोग कहते थे उनको। अब बेसिकली मैं बड़े उसको लाहौरी ज़ुबान में बता रहा हूँ, कुछ चेयरमैन वैसे ही उनको छेड़ते थे, वैसे चेयरमैन कोई नहीं थे वो। हाँ। और दूसरा जी सैलरी भी ड्रॉ नहीं की थी, अदालत ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, सैलरी की इंटाइटलमेंट थी आपकी, ड्रॉ करना छोड़ दें, वो पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया, वो बिल्कुल उसके अंदर कोई नहीं। साथ में उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार वो ली कि जो सेरेमोनियल प्रोसेस था और उसका जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन था ख़त्म करने का, वो जुलाई 2013 से शुरू हो गया था और जुलाई 13 तक चलता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने, अब देखिए ना बचकाना बातें, कि प्राइम मिनिस्टर ने ज़ुबानी वर्बली कोई उसका सबूत नहीं है, जिस तरह कतरी लेटर में है ना कि उन्होंने हसन से कहा था हसन ये ख़त्म कर दो, ये ज़ुबानी कलामी वो कह रहे हैं कि कतरी लेटर से भी आगे कि वो दादा की बात हो गई थी फलाने से, एग्जैक्टली वही किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने हसन से कहा था यार मुझे कोई सैलरी वैलरी ना देना, वर्बली कन्वे कर दिया था कि इसको ख़त्म करो, वो ख़त्म। भाई साहब हमें तो ब्लैक एंड वाइट में अदालत को चाहिए, आप खुद जो कहते हैं मैटर ऑफ फैक्ट बताएं, 184(3) में तो आप नहीं कर सकते, आप अनकंटेस्टेड फैक्ट बताएं। भाई अनकंटेस्टेड फैक्ट ये वाला आ गया है, ज़ुबानी मैटर नहीं करता कि आप ये वाले कहेंगे। लास्टली उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ा क्लियरली इसमें कहा है कि जनाब इसके अंदर 6,50,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी सोर्स बतानी है, उसके ऊपर बिल्कुल चुप हैं, उसके अंदर बिल्कुल गोल कर गए हैं। और बिल्कुल लास्टली कि इसके अंदर जो यही वाला पैटर्न जो चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पे आया हुआ है कि उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उसकी भी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो जो था ना चार्टर्ड स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड का बैंक मैनेजर, उससे पेपर्स में ना गलती से प्राइम मिनिस्टर के नाम के आगे जो है ना CEO उसने लिख दिया था। इतनी बड़ी गलती भाई, तो उसने जब लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, किसी ने देखा नहीं था कि उसको ख़त्म करवा लें, डिलीट करा लें, सही करा लें। मतलब ये इस तरह मुल्क रन कर रहे हैं आप। जिम्मेदार आदमी है, सपोजली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सपोज टू बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसके अंदर तो हमें जाए कि वो ख्वाजा आरिफ साहब ने अदालत में ख्वाजा साहब ये कहा वही वाली बात कि वो जो उन्होंने कह दिया था हमारे फ्लैट है, उन्होंने कहा उन्होंने तो हमारे का है, वो कहा जी हमारे से ये मुराद नहीं है, ये घरों में वैसे ही कह देते हैं मुहावरतन कि हमारे फ्लैट है। वो मजाक किया था और ये इसने बैंक मैनेजर ने भी मजाक किया था, बच्चे चेयरमैन वाले साहब को मजाक में कह रहे थे। ये खानदानों में होता है, ये आर्गुमेंट थे, इतने करोड़ों के वकीलों के ये आर्गुमेंट थे। इस आर्गुमेंट पे ये पैनामा
जीतना चाहते हैं। जो आर्ग्यूमेंट है मैं बड़े झटके अंदाज में बताए हैं, वो इस पे जीतना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ख्लासा बकामा की क्या वो जवाब पेश कर सकते हैं, वैल्यू क्या है इसकी? आमिर साहब भी सर झुकाए पढ़ने में लगे हुए थे पिछले आखिरी घंटे में, शो से पहले मैं भी लगा हुआ था। ये मियाँ साहब का जवाब है। इन्होंने तो बड़ी इंतहाई, क्योंकि ये ज़्यादा डिसेंट महजब इंसान है, हम ज़रा देहात से हैं, थोड़े से अनरूली हैं, मैंने इसमें से 4-5 बड़ी चीज़ें निकाली हैं। जी शेयर कीजिए आप। उसमें उन्होंने हर चीज़, जैसे उन्होंने बच्चों ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने अब्बा मरहूम पे डाल दी थी ना सारी चीज़ें कि उन्हीं का किया धरा है, कोई पूछ गछ करनी तो उधर ही कर लें, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ये पैसे मिलते थे कि ये अपने जेब खर्च रख लो, ये हमें तो पैसे मिलते थे, मिल जाते थे, हमें नहीं पता अब्बा जी क्या कर रहे थे, वो कहाँ फ्लैट ले रहे थे, कहाँ पे वो पनामा में क्या कर रहे थे, बड़ा बड़ा लंबी कहानी है। इसमें इन्होंने गलतियां डाल दी हैं जी 5-6 लोगों पे। मियाँ साहब ने अपने इस जवाब में कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है, कोई एक जगह भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मसलन एक तो आमिर ने बता दी, उन्होंने जनाब जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो आया ना बंदा, उसने गलती से लिख दिया सीईओ, उन्होंने सीईओ लिख दिया। मतलब उसको ख्वाब आया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो गया था, जो आता है फॉर्म भरने आता है, हम उसको बताते हैं, शनाख्ती कार्ड होता है, नाम लिखता है, ओहदा लिखता है, उसकी गलती है। मियाँ साहब की कोई गलती नहीं। अगली सुने जनाब, इसके बाद कहते हैं गलती से 14 करोड़ रुपए मैंने उसको भेज दिया, पीएमएल नवाज की पार्टी को डोनेशन दे दिया गलती से। इतनी बड़ी गलतियां हो रही हैं। देना मैं 10 करोड़ चाह रहा था, लेकिन मैं उनको 14.5 करोड़ दे रहा, उनको दे दिया गलती से, मैंने वो वापस किए। एक और गलती होगी, गलतियां देखते हैं, कोई 8-10 रुपए की नहीं हो। बेचारे हमारे मरहूम थे, आपको याद होगा अमीन फहीम साहब, उनके अकाउंट में 3-4 करोड़ रुपए किसी ने भेज दिए थे, तो वो इतने शरीफ आदमी थे, उन्होंने वापस कर दिया था। उन्होंने कहा कि पता नहीं किसने भेजे हैं, हमारे अकाउंट में तो कोई 3-4 करोड़ पे, हमने तो कोई गलती से नहीं भेजता। मियाँ साहब के अकाउंट में गलती से उन्होंने 14.5 करोड़ भेज दिया, 10 करोड़ देना चाहते थे, 4 करोड़ वापस ले लिया। फेयर इनफ। एक चीज में से चेक करनी पड़ेगी कि मियाँ साहब ने जो डोनेशन दिया था अपनी पार्टी को, एक तो इनके पास कहाँ से आया, एक तो ये बताएंगे जरा। दूसरा, क्या उसने पीएमएल नवाज ने अपने इलेक्शन कमीशन को जो अपनी डिटेल देते उसमें ये मेंशन किया हुआ इन्होंने कि 10 करोड़ रुपया यही तो इल्जाम है कि उसमें नहीं किया हुआ, ये लॉन्डर हुआ है पैसा। वो इल्जाम करोड़ों की गलती है। अगली फरमाते हैं कि चौधरी शुगर मिल से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। सच मियाँ साहब ने पूरी कोशिश कर, लेकिन गलती से एक साल में गलती, ये लिखा हुआ है कि गलती से उस साल जो मुनाफा था ना चौधरी शुगर मिल के शेयर्स का, 1 करोड़ 80 लाख रुपया मुझे उसका गलती से मुनाफा मिल गया। हमें क्यों निकला सब ऐसी गलतियां मिलती हैं? मतलब ये आज के जवाब हैं। और वो एससीसीपी की गलती है, इत्तेफाकन जो एससीसीपी के चेयरमैन जेल में है, सारी गलतियां उधर से ही हुई हैं। हवाले क्या दिए मियाँ साहब ने अपने जवाब को जस्टिफाई करने के लिए? उन्होंने एससीसीपी से पूछ लें, वो कहते हैं ना कि मतलब हमारा एक उनका रिकॉर्ड देखिए, उसमें ठीक है, वो तो ठीक करने की वजह से जेल में बैठा है। और दूसरा वो ये फरमाते हैं अल तौफीक, उन्होंने, और उसके बाद गजनीज़म शुरू हुआ, इसमें भी गजनीज़म बड़ा सारा है। उनका अल तौफीक वाला केस चल रहा था, इतना बड़ा जो इल्जाम लगा कि आपने यहाँ से हुदैबिया पेपर मिल वाला जो स्कैंडल आया था, उन्होंने मुझे पता नहीं अल तौफीक की ये क्या चीज़ का नाम है। मतलब है पूरी दुनिया उसी पे रो रही है, उसी पे सारी चीजें हो रही है। लंदन में आपकी प्रॉपर्टीज, वहां पे आपने उसी के जरिए लोन लिए, उसी के जरिए सेटलमेंट हुई, केस चला, आपने पता नहीं कहां से वो पैसे आपने अरेंज किए, $32 मिलियन कितने थे, आपने उनको वापस किए। पूरी दुनिया को पता है। मियाँ साहब के वकील इस जवाब में कहते हैं कि हमें मियाँ साहब को कोई नहीं पता अल तौफीक ना स्कैंडल क्या था। एक और सुने, सारी उम्र ये दावा करते रहे हैं कि हमने नैब को 1 टका नहीं दिया। अच्छा, नैब के बारे में क्लास ब्रेक से वापस आके नैब की भी बड़ी अहम स्टोरी मेरे पास है ना, जरा इसमें भी मौजूद है। बिल्कुल, ये इंकशाफात जो आपके पास है ये तो हम ब्रेक से वापस आके शेयर करेंगे। मेरे पास भी एक स्टोरी है सेनेटर से मुताल्लिक, जो मैं नैब कमर जमान चौधरी के खिलाफ करारदाद लाने से मुताल्लिक, वो तो हम शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी अहम डिटेल्स हैं। चौधरी निसार साहब के मुताल्लिक बात करेंगे, और चेयरमैन नैब हुकूमत के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने लगवा दिया था, मगर आखिर अब उनको पसंद क्यों नहीं आ रहा, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नैब से मुताल्लिक तो बात हो रही थी, लेकिन एक अहम चीज क्लास साहब आपके पास डॉक्यूमेंट्स में थी जो आप हमारे साथ शेयर करने चाह रहे थे। हमें ये बताया जाता था कि जनाब कि कोई बता सकें कि हमें कोई कन्विक्शन हुई हो, हमने कोई जुर्माना भरा हो, हमारे खिलाफ नैब ने कोई केस प्रूव किया हो। ये दावे थे पिछले 10 साल से, ये उन्हें डफली बजाते रहे हम सारे के सारे। नहीं, शरीफ खानदान ने ना कोई कर्जा माफ करवाया है, ना इन्होंने कभी नैब को कन्विक्शन हुआ, ना इन्होंने नैब को टक्का दिया है। मियाँ साहब ने खुद इसमें माना है क्या कि जनाब कि मैंने मीन्स के मैं तो था नहीं यहाँ पे,
तो मेरे ब्याह पे हमजा शहबाज ने 5 करोड़ रुपया उन्होंने चौधरी शुगर मिल के अकाउंट से निकाल के नैब को पेमेंट की। ये मियां साहब कह रहे हैं, ये खुद वो इतराफ कर रहे हैं इस बात का। मजीद क्या कर रहे हैं ये बताएं, ज्यादा खतरनाक बात। अगली बात सुन लें, ये कितने समझदार है, किसी को टक्का नहीं छोड़ते, जिसका आपको और हमें उस वक्त पहले नहीं था पता। अगली बात जी जनाब, जिसका हम कह रहे थे उस पर डाउट्स क्रिएट कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ। एंड थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने ये स्टोरी खुद ही इसमें रिवील कर दी है। इन्होंने पेमेंट की 11 करोड़ रुपए इन्होंने देने थे। 11 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए मियां नवाज शरीफ साहब ने नैब को अदा करवाए हमजा शहबाज के जरिए, जो चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट से दिए गए। जब ये वापस है, अब यहां से चेयरमैन नैब का शुरू होते, ऐसे नहीं आते, ये ले आते हैं ऐसे लोगों को। इन्होंने चुपके से अदालत में एक पिटीशन करवा के, लाहौर हाई कोर्ट से आगे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किया, इन्होंने वहां पे पिटीशन करवा के 5 करोड़ रुपए मियां साहब को वापस किया है। वापस ले लिया। ये 6 दिया, 5 वापस आ गया। पढ़ते वक्त मैं ये गौर कर रहा था, क्योंकि आप ये 2-3 दफा बड़ा ओपनली इनको चैलेंज कर सके हैं कि जनाब ये कहते हैं हमने पैसे नहीं दिए। आपने 2-3 दफा ये स्टोरी जो है ना ब्रेक की थी कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ ने ये पैसे पे किए हुए नैब को फाइन। उन्होंने, मैं सोचता था इन्होंने कभी आगे से चैलेंज क्यों नहीं किया। जब ये मैंने पढ़ा ना, नहीं इसलिए चुप थे कि इन्होंने चुप करके वो वापस ले लिए थे। इन्होंने क्या हरकत। बाकी जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बाकी इतने ज्यादा लोगों से कहते हैं इतने नैब ने कलेक्ट कर दिए, कितने लोगों को वापस पैसे किए? ये पहला केस है। ये इस पे ये चेयरमैन नैब जो हैं, ये इतना बड़ा इन्होंने काम किया, चुपके से वारदात डाली है, ये उस नैब ने डाली है कि ये हमें बताया जाए कि जिसने आपको कैश यहां पे पेमेंट की थी सेटलमेंट के जरिए, आपने उसको पेमेंट वापस क्यों किया। ये पता क्या जवाब देंगे? लाहौर हाई कोर्ट ने हमें हुक्म दिया था। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज किया था कि जनाब ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को पैसे वापस करो, और किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर? जब तक नैब उसमें तामुल न करता, आज तक तो किसी के पैसे वापस नहीं है। जो वॉलंटरी रिटर्न्स में प्ली बार्गेन में पैसे दे गए हैं, उनमें से बताएं तो सही लिस्ट। आई लाइक टू नो कितने लोगों को आपने पैसा वापस किया? एक ही मेरा ख्याल अच्छे हैं, सेनेट में ये सवाल पूछा जाता सकता। शिबली फराज साहब है सेनेटर, बड़े अच्छे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं एक सवाल तो डालें, उसका जवाब दें चेयरमैन नैब कि अब तक जब से नैब बना है या पिछले 10 सालों में नैब ने कितने लोगों से जिनसे सेटलमेंट के जरिए या कन्विक्शन या जुर्माने वसूल किए थे, कितने लोगों को इन्होंने वापस किए हैं? मेरा ख्याल है, मेरा दावा तो नहीं है, ख्याल है, मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा नायब ने किसी को पैसे वापस नहीं किए। 2 नंबरी क्या कराते हैं, एक दरखास्त डलवा दी इन्होंने वहां पे, जी हमारे साथ जाती होगी, बड़ी गलती होगी तो पेमेंट करें। नैब ने उसका जवाब क्या दिया था? नैब ने उसको कंटेस्ट कैसे किया था कि उसमें अदालत ने बैठ के 5 करोड़ रुपए उनको वापसी करने का हुक्म दिए। अगर चलो कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट वो बड़े मेहरबान है, अच्छे लोग हैं, जनरस हैं, दिल के अच्छे हैं, किसी को वो आके उसका किसी का बुरा नहीं चाहते, वहां पे जो बैठे हुए हैं मान लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो हैं उनका दिल अच्छा होगा, उनकी कोई उसमें कोई शामिल नहीं होगी, उन्होंने कर दिया। ये बताएं आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस बात को कि लाहौर हाई कोर्ट में कह रही है? इख्तिलाफ आ रहा है क्लासेस साहब। एक हुदैबिया केस नहीं था, 3 केस थे नैब में जिसमें नैब ने अपील नहीं की, 3 केसेस में एफआईए ने नहीं की। और ये अभी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके मुतालिक वो स्ट्रिक्चर जरूर पार किए हैं, मगर जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो केस बैठा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई भी परसू नहीं कर रही। वो भी कोई देयर मे बी सम रीजंस, भाई वो जो है कभी जिक्र नहीं किया पीटीआई ने। नैब के एक इंडिकेटर दे देता हूँ, नैब के जो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं ना, मैं तो उनके लॉयर्स देखते के हैरान होता हूँ। 5-5 करोड़ वाले वकील हैं वहाँ पे, 40 बंदे थे, 40 वकील आए थे, पाकिस्तान की सारी क्रीम कड़ी थी। और मैंने किसी कहा यार ये इतने प्राइवेट वकील ये कैसे अफोर्ड करते हैं? वो कहते हैं आपका क्या ख्याल है ये नैब वाले इन वकीलों को पैसे दे रहे हैं? मैंने कहा पीछे जो फाइलें साफ करा रहे हैं ना वो पैसे दे रहे हैं। वो आपके कल एक दोस्त के साथ, आप वकील साहब के साथ बैठे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नजर आए थे मुझे। चलिए वो तो कल के दोस्त से आगे सुने मजे की बात, मियां साहब का जवाब सुने जो जवाब जमा करवाया। एतजाज एहसन एक बात कहते होते हैं, वैसे वो कहते हैं ना, वो पूरी की पूरी दई है, वैसे वो नानी कहते हैं, दई कहते हैं। दई मींस नॉट इन ए बैड वर्ड्स, मींस समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन। एतजाज एहसन साहब भी एक सियासी दई जरूर हैं, उसमें वो भी बहुत सारी चीजें एक्सपोज करते हैं। उन्होंने बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि ISC असगर खान केस में जब डॉक्यूमेंट जमा हुए, मियां नवाज शरीफ साहब के भी वहां पे गोशवारे जमा हुए थे कि 1994, 95, 93 में मियां साहब टैक्स कितना दे रहे थे, वो चंद हजार रुपए टैक्स है। अब जरा सुने, इसको मैं लिंक कर रहा हूं इसके साथ जो जवाब दिया है, जो गौर से मैंने पढ़ा है। इसमें मियां साहब से पूछा गया कि ये बताएं आपके एसेट 1992 में तो आप 83 लाख रुपए आपके पास थे, 1992 में एसेट जो थे। 1993 में 1 साल के अंदर वो 6 करोड़ 80 लाख हो गए। 1 साल में 6 करोड़ रुपए बढ़ गए, कैसे बढ़े?
उस वक्त टैक्स जो दे रहे थे बकौल उनके एतजाज एहसन साहब के चंद हज़ार रुपए थे, ये वही साल है। और जो इनके गोशवारे जमा कराए गए IAS असगर खान केस में, उसमें भी लिखा हुआ है, वो कल हम लेके आपको दिखा भी देंगे, पढ़े हैं मेरे पास, सारी फाइलें पड़ी हैं। अब मियाँ साहब का जवाब सुने, बाकी हर चीज पे कहते अब्बा जी को पता था, वो मुझे नहीं पता, सब कुछ उन पे डाला है। जवाब क्या दिया है उन्होंने, जनाब कि मेरी बेटी जो है, जो आसमा है, उनके और हसन नवाज उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके जो शेयर्स थे वो मैंने ट्रांसफर करवा लिए थे, लिहाजा आपको उनकी प्रॉफिट भी बीच में है, उनका प्रॉफिट भी बीच में है। जो आपको लगा ना कि 80 लाख से एक साल में 80 लाख रुपए, 80 करोड़ 80 लाख होगा, फिर 80 करोड़ नहीं, 80 लाख रुपए थे मेरे 1992 में, और 1993 में वो 6 करोड़ 80 लाख हो गए थे। तो उन्होंने कहा जनाब वो मेरे बच्चों के थे। यही बात तो यहाँ पे पिटते रहे कि हजूर आपका पैसा था जो हसन हुसैन ने जाके वहां लंदन की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। यही तो चीजें थी जो पिटते रहे हैं कि जनाब वो बच्चे छोटे थे, वो नाबालिग थे, उनके पास पैसा नहीं था। उनका पैसा निकाल के आपने अपना पैसा उनके नाम पे करके अभी भी फिर वो तस्लीम नहीं करते। सम आप इस सारी JIT रिपोर्ट को जो उन्होंने खुद भी सम किया है, आसान लफ्जों में उन्होंने कहा है जनाब कि किसी के 83 गुना, किसी के 500 गुना, किसी के 700 गुना, और उन्होंने किसी जगह कंपैरिजन भी बैठ के वो किया हुआ है कि जनाब ये JIT रिपोर्ट पे नहीं मगर ये एक आधी बात किया है उनका, ये बिल गेट्स की और दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ये मार्जिन नहीं है, इनके जो है उससे बहुत है। और ये उन सालों में जब प्राइम मिनिस्टर पावर में थे या चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, उन सालों में सबसे ज्यादा 90 और 93 के दरमियान में है, या 97 और 99 के दरमियान में है कि ये एकदम मशरूम ग्रोथ भी क्या है, कोई रॉकेट ग्रोथ है, वो पुराने मुहावरे भी खत्म हो जाते हैं। सही है, ठीक है। मैं थोड़ा इसी पे एक और आपको बड़ी इसमें मजे की बात बताऊं। इसी जवाब में लिखते हैं जी मेरे पासपोर्ट पे अकामा लगा हुआ था। अब सवाल ये है कि मियाँ साहब तो लग गए थे वज़ीर आज़म 2013 में, बिल्कुल इनका आम पासपोर्ट तो खत्म हो गया होगा, कॉमन सेंस की बात, इनके पास डिप्लोमेटिक या जो भी होते वो पासपोर्ट होगा, तो क्या इनका जो अकामा लगा हुआ था वो अगर ऑर्डिनरी, पहले तो हमें ये नहीं पता कि वो पासपोर्ट इनको डिप्लोमेटिक था क्योंकि ये साबिक वज़ीर आज़म वगैरह ले सकते हैं, क्यों किस पे लगा हुआ था अकामा? आपका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे लगा था या सादा पासपोर्ट पे? नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, अगर मान लेते हैं सादा पासपोर्ट पे लगा हुआ था, देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज कैरिंग 2 पासपोर्ट्स, एक जिस पे अकामा लगा हुआ था, आपका वैलिड पड़ा हुआ था आपके पास, और फिर आपका दूसरा जो कैरिंग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सो ये भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होने आपके लिए जरूरी है। 2 पासपोर्ट रखना कानूनी तौर पर भी जायज नहीं है। कानूनी पहलू छोड़ें, ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास एक वर्क परमिट था और वो एज अ लेबरर जो है वो दुबई जा रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी जा रहे थे उस वक्त भी कामा था। अच्छा, तो वैसे ही शर्म की बात है मुल्क के लिए और उस ऑफिस के लिए। इनका ओथ पढ़ें किसी वक्त, क्या सब आप शेयर कर दें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओथ पढ़ें और उसके बाद जो जवाबात दिए गए हैं, आप उसके बाद नौकरियां कर रहे हैं, आप बिजनेस इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, सारे का सारा जवाब आपका किस चीज़ पे भरा हुआ है? आपके बिजनेस इंटरेस्ट का, कि मैं कहाँ पे मेरे शेयर थे, कहाँ पे मैं उसका चेयरमैन था, कहाँ पे सेल्स मार्केटिंग मैनेजर था मैं वहाँ पे, और कहाँ से मैं पैसे सेटल कर रहा था नैब के साथ। और दावा फरमाया था इन्होंने एक इंटरव्यू में कि जनाब कि मैं तो जब सियासत में आया था उसके बाद मेरा तो फैमिली बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और ये कहती है कि जब नवाज शरीफ साहब आते गए हैं तो इनके जो वो थे लायबिलिटीज बढ़ती गई हैं, लायबिलिटी में कर्जे मिलना, अक्सर बिजनेसेस वो लॉस में जा रहे थे। मतलब वो जो एक फिगर है कि 88% जो HME की थी शायद उसका जो वो लॉस में जा रही थी, मगर यहाँ जो पैसे आ रहे थे वो उसके 88% जो उसके अंदर सोर्सेज थी वो सारे के सारे इधर आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को भेजे जा रहे थे, तो वो कंपनी कैसे चल रही थी? अच्छा, दूसरा आज जरा सेनेट की सुन लें। मतलब ये देखें हम किस लेवल पे हमारे जो रिपोर्टर हैं इमरान मगराना वो जाते हैं, बड़ा उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। अब आप जरा पीपल्स पार्टी को देखें, ये देखें ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर जिन लोगों के हाथों में है, वहां नैब को खत्म कर दिया इन्होंने। एक तरह की 18वीं तरमीम के बाद ही कन्फेडरेशन, जैसे आपने पहले दिन कही थी ना, सिंध आप एक अलहदा एक आपकी वो बन चुका है जिसका कोई फेडरल हुकूमत का कोई लाभ, वो कहते हैं आपका हमारा एक तो ये चीज आज वो वहां पे किसके खिलाफ लाए हैं आमिर साहब? वहां पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन, ये पीपल्स वाली, ये पढ़ी लिखी एलीट है, ये लिबरल हैं, ये प्रोग्रेसिव है माशाल्लाह, जो बड़े सबसे ज्यादा शान हैं, वो आज वो बाजवा साहब के खिलाफ लेके हैं। तारिक बाजवा को स्टेट बैंक का गवर्नर लगाने पे ये कमर जमात चौधरी के खिलाफ नहीं लाते, जिसने इनको बैठ के बेल आउट किया है, जिसने इनको बैठ के उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहां पे इनके खिलाफ स्टिक्चर चाह रहे हैं, मुसलसल वो सेटलमेंट कर रहे हैं, पेमेंट बनाई जा रही है, रिकॉर्ड गायब किए जा रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के ये दानिश्वर, ये लिबरल, इवन आपकी आंटी
किसी को जरूरत नहीं होगी, नाम दे दें। मैं नहीं, ये तो इसलिए इनके मुताबिक QZ चौधरी, कब्रुज़मान चौधरी साहब का जो था वो तो लाए ये थे, वो तो उसको कैसे मैं करेंगे? पूछना चाहता हूं शेरी रहमान साहबा से, हमारी दोस्त हैं, बड़ी लिबरल हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक जुर्रत करें ना, कल जरा कमर जमान चौधरी के खिलाफ एक जरा रेजोल्यूशन ले आए ना साइलेंट में, वो क्यों नहीं पास करवाते वहां पे आप? दो बात सुने, उन्होंने ये देखे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब डिप्टी गवर्नर एक बंदा जो कि गिरफ्तार सऊदी अरेबिया में हो चुका होता है, उसको जब डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का लगाया था, वो किसी को नहीं तकलीफ हुई थी, उसको नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट लगा दिया गया। हमने शोर मचाया था और यही बातें की थी कि ये बंदा मशकूक है, ये फलाना फलाना इनका दोस्त रहा है, आधी बातें हमने बताई थी उस वक्त कोई नहीं बोला। ये ऑडिटर जनरल के अंदर जब जैसे बंदे लगाते रहे, ये नहीं बोले। उसके बाद इनको SCCP का जो है लगाया, वो जो पकड़ा गया नहीं बोले। सारे इंस्टीट्यूशंस में ऐसे ही लगते रहे। रिलेटिव टर्म्स में हम किसी की तारीफ नहीं करते, मगर मेरा ख्याल है जो जाती, इसलिए मैं थोड़ी सी तारीखबाजी करता हूँ कि जब इसको FBR के चेयरमैन से हटाया गया था ना, वो मुझे जाती तौर पे बताया कि ये रेसिस्ट कर रहा था, जो चीज़ें चाह रहे थे। उसके बाद एक्सटेंशन पे वहाँ पे बंदे लाए FBR में अपनी मर्जी के, कि वो कुछ कामों से तारिक बाजवा ने रोका था। एक बात बताओ, मैं उनको जाती तौर पर नहीं जानता, ये मुमकिन ही नहीं है कि डार साहब के साथ जब तक आप डील नहीं करेंगे, आप ऑडिटर जनरल नहीं लग सकते, आप सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं लग सकते, आप गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लग सकते, SCCP के चेयरमैन नहीं लग सकते, आप नेशनल बैंक के सदर नहीं लग सकते। आपका कहीं पे जाके क्रिमिनली तौर पर इसाक डार से डील करना जरूरी है। और इसाक डार साहब पार्टी है बीन पार्टनर इन क्राइम। बाजवा साहब तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ गए होंगे कि जो इनको हुक्म होगा, बाजवा साहब लास्ट वन लाइन क्लास फिर प्रॉब्लम क्या है पीपल्स पार्टी को तारिक बाजवा से? आई वुड लाइक टू नो, आपका क्या अंदाजा क्या है? लास्ट लाइन गए हैं पीपल्स पार्टी को क्यों प्रॉब्लम है? बाकी किसी चीज पे कभी तकलीफ नहीं हुई इनसे। बहुत बड़े बड़े, ये रिलेटिव टर्म्स में मैं कहता हूँ कि बहुत से बहुत बेहतर आदमी है। बहुत लंबी बहस की, वो कोई रीजन बता देंगे आपको। चलिए हम कोशिश करेंगे कल तक आपको वो रीजन बता दें। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्ताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।